हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। तो हमारी जो पिछली वीडियोस हैं उसमें हमने देखा है कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई और उसके बाद फ्रांस में जो है सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को डेवलप करने की कोशिश की गई है। उसके बाद जो है और वहीं से जो है नेशनलिज्म का आइडिया है यूरोप की अलग अलग कंट्रीज़ में फैल रहा है। तो वो इंडिपेंड होने के लिए वहाँ पे अलग अलग मूवमेंट्स चलने स्टार्ट हो गई हैं। उसके बाद हमने फिर समझा है कि यूरोप की जो सोसाइटी है वो कैसे डिवाइड है, जिसमें हमने अरिस्टोक्रेट क्लास और मिडिल क्लास के बारे में पढ़ा कि मिडिल क्लास कैसे इमर्ज हुई है। नेक्स्ट इसमें हमने पढ़ा है लिबरल नेशनलिज्म के बारे में। ठीक है। उसके बाद जो है कंजर्वेटिव इरा आता है, मतलब दोबारा से जो है अ, वही सोसाइटी फ्रांस जो पुरानी सोसाइटी है जहाँ राजा महाराजा होते थे, तो वो अपनी पावर को रिस्टोर करने की कोशिश करने लगी। ये सब हुआ वियना ट्रीटी के बाद। तो इसके अंडर क्या था कि फ्रांस में दोबारा से बर्बन डायनेस्टी जो है फैमिली है, तो उन्होंने अपनी पावर को रीस्टोर कर लिया था। लेकिन अभी उसके बाद जो है दोबारा से रीस्टोर किया, लेकिन फिर से वैसी ही कंडीशंस बनने लगी। अब उसके बाद जो है रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ा है, रेवोल्यूशनरीज कौन थे, गुजिप्पी मजीनी के बारे में पढ़ा है। तो अब स्टार्ट करते हैं द एज ऑफ रेवोल्यूशन। इसमें अलग अलग इस एरा में जो है अलग अलग रेवोल्यूशन हुई हैं जिन्होंने नेशनलिज्म के आइडिया को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। और इस एरा में रेवोल्यूशंस को लीड कौन करते हैं, लिबरल नेशनलिस्ट जो है लीड करते हैं। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, इसमें मिडिल क्लास के इलाइट पर्सनस होते हैं, एजुकेटेड पर्सन, प्रोफेसर, स्कूल टीचर, कमर्शियल मिडिल क्लास आती है। इसके अलावा क्लर्क्स होते हैं। तो ये सारे लोग जो हैं वो रेवोल्यूशंस को लीड करते हैं। तो इसका सबसे पहला फर्स्ट अपहेवल जो है वो फ्रांस में देखने को मिला इन जुलाई 1830 में, क्योंकि जहाँ पे बार्बन डायनेस्टी ने दोबारा से अपनी पावर को रिस्टोर कर लिया था 1815 के बाद। तो अभी जो है वहाँ पे जो लिबरल रेवोल्यूशनरीज हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दी। मतलब मोनार्क तो रहेगा, राजा तो रहेगा, लेकिन उसकी सारी पावर किसके अंडर होगी, चेक होगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। ठीक है। तो इसमें जो है लुइस फिलिप को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना दिया गया। लुइस फिलिप जो था बारवन डायनेस्टी का राजा था उस टाइम पे, तो उसे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया गया। इसके बाद ड्यूक मेटरनिक जो है उन्होंने एक जो है स्टेटमेंट दी हुई है, व्हेन फ्रांस मीस, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, जब भी फ्रांस सीखता है द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड, तो सारे यूरोप में सर्दी फैल जाती है, सर्दी जुकाम हो जाता है उनको। मतलब जो कुछ भी वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज में होता है तो स्टार्टिंग उसकी कहाँ से होती है, मेन पॉइंट होता है फ्रांस। ठीक है। फ्रांस रेवोल्यूशन हुई तो उसका आइडिया जो है कहाँ पहुँचा, यूरोप की अलग अलग कंट्रीज में, यहीं से स्टार्ट हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट आया, उसने बहुत सारे जहाँ पे रिफॉर्म्स किए, और इसको देख के ही दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ के मन में भी मतलब वो सारे रिफॉर्म्स का आइडिया तो वहीं से आया था। इसके बाद जो है बार्बन डायनेस्टी ने दोबारा से अपनी पावर को रिस्टोर किया। मतलब जो कुछ भी स्टार्ट होता है तो वो सारा फ्रांस से स्टार्ट होता है, तो उसका सारा इफेक्ट जो है यूरोप की अलग अलग कंट्रीज पे पड़ता है। उसके बाद यहीं से जो है बेल्जियम बेल्जियम ब्रेक अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। बेल्जियम पहले यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का पार्ट था। अब उसके मन में भी नेशनलिज्म, वहाँ के लोगों के मन में भी जो है नेशनलिज्म का आइडिया आया, तो उसने जहाँ पे भी रेवोल्यूशन हुई और उन्होंने अपने आप को नीदरलैंड से अलग कर लिया। उसके बाद हुई है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक जो है ग्रीस जो है ये एक कंट्री है जो पहले किसके अंडर थी, ओटोमन एम्पायर के। ओटोमन एम्पायर जो प्रेजेंट डे टर्की है, तो वहाँ पे जो है ओटोमन एम्पायर हुआ करता था, मुस्लिम रूलर हुआ करते थे। ग्रीक एक ऐसी कंट्री है जो बॉर्डर लाइन पे है, जो यूरोप और एशिया के बॉर्डर लाइन पे है। यूरोपियन जो कंट्रीज है वो मेनली क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, लेकिन जो एशियन कंट्रीज हैं वहाँ पे उस टाइम पे
जो है मुस्लिम एम्पायर हुआ करते थे, तो इन दोनों के बॉर्डर पे था। तो दोनों जो है कल्चर है, दोनों रिलीजन है, वो इसको इफेक्ट करते थे। लेकिन जहाँ पे भी इंडिपेंडेंस की जो आज़ादी की जो लड़ाई है, संघर्ष है, ठीक है, स्ट्रगल है, वो 1821 में स्टार्ट हो गया। और जहाँ पे जो है वेस्टर्न यूरोपियंस जो लोग हैं, उनका ग्रीक कल्चर से बहुत लगाव था, उनके बहुत सारे सेंटिमेंट्स इससे जुड़े हुए थे। जैसे ग्रीक के बहुत सारे गॉड और गॉडेस को ये लोग मानते थे। तो ग्रीस एज अ क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, तो कह सकते हैं कि उनका जो है मेन पॉइंट जो होता है, जिसे मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन का मूल बिंदु जो है वो ग्रीस कंट्री ही था, जहाँ से ये सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी। तो यूरोपियन सिविल जो जहाँ पे एक इंग्लिश पोइट है लॉर्ड बैरन, तो इसने क्या है, इसने मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में घुमा, उसने फंड्स इकट्ठे किए और वार चली थी, जो ग्रीस को फ्री करवाने की वॉर चली थी, उसमें इसने हिस्सा लिया था। लेकिन ये 1824 में फीवर की वजह से ही मर गया था। एट लास्ट जो है एक ट्रीटी हुई थी, जिसे कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता है, 1832 में हुई, जिसमें ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया गया।